चैट बॉक्स में यस लिखो। ओके चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर डाउट्स आपके बीच में कंटिन्यू करेंगे। ओके तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं वो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन की, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, ठीक है। फिर एपी, उसकी प्रॉपर्टीज, सम, ये सब जो होता है ना कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सम क्या होता है, nth सम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, ये सब आप इसमें सीखोगे एपी में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा जीपी, फिर आ जाएगा एचपी, ऐसे सेम इनकी प्रॉपर्टीज, इनके मीन निकालना, ये सब, ठीक है। फिर एजीपी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम समेशन करेंगे। समेशन में आप सीखोगे कि सिग्मा आर क्या होता है, सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर एजीपी आ जाएगा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर मेथड ऑफ डिफरेंस होता है इसमें एक, उससे हम लेवल 1 एपी, लेवल 2 एपी, लेवल 1 जीपी, लेवल 2 जीपी, ये सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टेलीस्कोपिक सीरीज आएगी। इसके बाद एमजीएम एचएम इनइक्वालिटी आएगी। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है ये, क्वाड्रेटिक जैसे ये क्वाड्रेटिक भी काफी बड़ा है, ठीक है। और लास्ट में एमजीएम एचएम इनइक्वालिटी, और लास्ट में मिसलिनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में, इस चैप्टर का इंडेक्स है, तो एक एक करके करेंगे। जैसे आसान ही है, मतलब चीजें नहीं है बट मतलब मुश्किल नहीं है। जैसे आपको एपी, अगर आपने एपी 10th भी किया होगा आपको ध्यान में होगा कि आसान सा ही चैप्टर था, मुश्किल नहीं था। तो सेम उसी टाइप का ही टॉपिक है ये भी, बस इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि और सीरीज भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है। तो sequence is an ordered list of objects slash numbers where number should be greater than or equal to 3, which may or may not follow a certain pattern. ठीक है। तो हमारे पास कुछ नंबर होंगे जो 3 या 3 से ज्यादा होंगे। वो हो सकता है किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, हो सकता है किसी पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो। पैटर्न कहने का मतलब है ऐसे नंबर जिनको आप, जिनकी आप nth टर्म लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। पैटर्न किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनकी आप nth टर्म को लिख सकते हो। ये हमने, ओके एक मिनट रुकना बेटा, ये आज N1 ऊपर, अच्छा क्वाड्रेटिक के नीचे सीक्वेंस है, ओके इसको एडिट करना पड़ेगा मुझे। दो मीटिंग चल रही है ना, फिर इसमें मेरे को 2 मीटिंग दिखा रहा है इसमें। तो आज का जो ये नया नया टाइम टेबल में, नया कैलेंडर में नया आपको वो दिख रहा होगा लेक्चर, उसको आपको ज्वाइन करना था, ओके ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सीक्वेंस क्या है, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स जो हैं, हो सकता है वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, और हो सकता है कोई पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो, तो उनको हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है।
पैटर्न कहने का मतलब समझ आया मैं क्या कहता था कि जैसे कोई एक फिक्स्ड हमें चीज बताओ। अब जैसे 3 नंबर कहने का क्या मतलब है, पहले तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 2 लिख दिया, अगर मैं आगे 3 लिख दूंगा तो ये एक अलग सीक्वेंस बन जाएगा, 4 लिख दूंगा तो ये एक अलग सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस को हमेशा कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया जाएगा। ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, जब तक आप 3 टर्म्स नहीं लिखोगे आपको ये पैटर्न नहीं समझ आएगा कि भाई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मतलब सर्टेन पैटर्न, फिक्स पैटर्न आपको समझ नहीं आ सकता, इसलिए आपको 3 नंबर लिखने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला सीक्वेंस लिखा हुआ मैंने 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, जो एक टर्म आ रही है, मतलब अगर आप ये 2 टर्म को छोड़ दो तो नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। दिस, ये जो टर्म है ये इन दोनों का सम है, ये वाली जो टर्म है ये इन दोनों का सम है, ये वाली जो टर्म है ये 1 और 2 का सम है, 5 जो है वो 2 और 3 का सम है, 8 जो है 3 और 5 का सम है। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, काफी फेमस है, ठीक है। नेचर से इसका काफी रिलेशन है, जो स्पाइरल बनता है वो भी इसी से बनता है, ठीक है। तो अभी उन सब में नहीं जा रहे, हम डायरेक्टली सीक्वेंस की डेफिनेशन पर ही आते हैं। तो इसमें जैसे अब एक नंबर को आप ऐसा तो लिख सकते हो कि टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू, ऐसे लिख सकते हो। बट एक हर एक नंबर के लिए एक पर्टिकुलर हर एक नंबर के लिए एक पर्टिकुलर टर्म इन टर्म्स ऑफ एन नहीं लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे तो n लिख सकते हो आप, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन लिख सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, फिक्स्ड पैटर्न हो गए, ये आपका फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को अगर आप कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हो, या वो पैटर्न फॉलो कर रहे हो या वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, अदरवाइज आप ऐसा नहीं लिखोगे। अब जैसे मैं एक और सीक्वेंस लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने लिख दिया 3, नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 5, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 8, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 7, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 16, फिर 9 32। अब आपको समझ आ रहा होगा ये मैंने कैसे लिखा है। अब इसमें अगर आप ऑल्टरनेट टर्म्स देखोगे तो ये एपी में चल रही है 1 3 5 7 9 11। नेक्स्ट जो टर्म देखोगे ये जीपी में चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ किसी एक नंबर को आप लिख सकते हो, एक नंबर को नहीं लिख सकते हो, बस 2 नंबर को इवन के लिए अलग लिख सकते हो, ऑड के लिए अलग लिख सकते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई एक फिक्स पैटर्न ही चल रहा हो, 2 पैटर्न भी हो सकते हैं, 3 पैटर्न भी हो सकते हैं। तो 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को अगर आप कॉमा से सेपरेट करके लिख दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, ठीक है। डेफिनेशन सीक्वेंस की क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये समझ आ गया कि मैं पैटर्न किसको कह रहा हूँ, फिक्स पैटर्न। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब क्लियर हो गया। तो सीक्वेंस का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख दो, वेदर दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न और नॉट, दे आर सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज का क्या मतलब है? अच्छा, प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? प्रोग्रेशन भी है ना इस चैप्टर में, इन सबको प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। तो सीक्वेंस का सबसेट प्रोग्रेशन होता है, मतलब हर कोई प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा, बट हर कोई सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। द सीक्वेंस which follows the fixed pattern is progression। तो ऐसा सीक्वेंस जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा वो आपका प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मैं इसका टीएन लिख सकता हूँ, टीएन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन, इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है। इसका टीएन आप लिख पाओगे, सीक्वेंस का जरूरी नहीं है हम टीएन लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला टीएन इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1/2। अब ये वाला प्रोग्रेशन आपका क्या बनेगा,
फॉर एग्जाम्पल ये क्या बनेगा, n को 1 डालोगे, n हमेशा 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा, n को 1 डालोगे तो 3/2, n को 2 डालोगे तो 5/2, 3 डालोगे तो 9/2, 4 डालोगे तो 17/2 एंड सो ऑन। समझ आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रोग्रेशन हो गया। फेमस प्रोग्रेशन आप जानते ही हो, जैसे 2 + 3n अगर मैं लिख देता हूँ, ये tn लिख दिया तो ये ap बनेगा आपका। ap हमेशा लीनियर इन n भी होता है, 5, ठीक है, फिर 8, फिर 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। tn मान लो आपने लिख दिया 2 × 3 की पावर n -1, ये बन जाएगा, n को 1 डालोगे तो 2, फिर 6, फिर 18, फिर 54 एंड सो ऑन। तो ये कुछ फेमस सीक्वेंसेस है हमारे पास, प्रोग्रेशन है। मतलब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस हम चैप्टर में तो एक ही मान के चलेंगे क्योंकि हम प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे, तो हम वही वाली चीजें पढ़ेंगे जिसके हम nth टर्म लिख पाएंगे, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज या प्रोग्रेशन इज एपी, दिस प्रोग्रेशन इज जीपी, ठीक है। जो tn मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1/2 + 3n, इसको hp बोलते हैं। मतलब ap का जो रेसिप्रोकल है वो हमारा hp है, तो 1/5, 1/8, 1/11, 1/14 इस ऑन, ये हमारा hp है, ठीक है। तो ap का रेसिप्रोकल क्या है मेरे पास, hp, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सीरीज। तो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस which have a fixed pattern। अब आ गया हमारे पास सीरीज। सीरीज क्या है जी? सीरीज किसको बोलते हैं कि सीक्वेंस में आप साइन को पुट कर दोगे तो वो सीरीज बन जाएगी, ठीक है। जैसे आप एपी का सम निकालते थे ना, वो बेसिकली सीरीज होता था, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 so on to 100 टर्म्स, तो अब ये इसको वो हम बोलेंगे सीरीज। या मान लो आपने ऐसे बोल दिया 1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32 so on to n टर्म्स, ये मेरी क्या होगी सीरीज। मतलब आपने सीक्वेंस के बीच में प्लस और माइनस के साइन अगर लगा दिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो दिक्कत किसको भी इस बात पे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इस यहाँ पे बस आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करिए कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है और सीरीज क्या होता है। कोई भी बच्चा जिसको ये चीज नहीं समझ आएगी तो रिपीट लिखो, या जो आप पूछना चाहते हो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से, जिसको भी कुछ और इससे रिलेटेड कुछ समझना है तो बताइए। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम 1। Write down the first 5 terms of sequence क्या लिखोगे आप? जो ए पार्ट है उसका सीक्वेंस कैसे लिखोगे? n को 1 डालोगे तो 2, फिर n को 2 डालोगे तो 4/2 2, n को 3 डालोगे 8/3, n को 4 डालोगे 16/4 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2/4 16/4 4, 5 डालोगे 32/5, बस हमें 5 ही टर्म लिखनी है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। बी पार्ट पे आता है, n को 1 डालेंगे तो 3 - 1/3 तो 2/3, ठीक है। n को 2 डालोगे तो 4/9, n को 3 डालोगे तो 2/27, n को 4 डालोगे तो 4/81, समझ गए। फिर 2/243, ये 5 टर्म हमने लिख दिए। आसान क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 2, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ नंबर डिफाइंड बाय
an is equal to 1 by n, where n is odd, and minus 1 by n, where n is even. तो ये बहुत आसान है। क्या करोगे, सीक्वेंस कैसे डिफाइन करोगे? a1 पहले ऑड होगा तो 1, फिर माइनस 1 बाई 2, फिर 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 5, माइनस 1 बाई 6 एंड सो ऑन। आगे समझ आ गया? 3 डॉट लगाने का मतलब है कि इसी पैटर्न को हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, मेरे को लगता नहीं किसी को इसमें दिक्कत होगी, बहुत इजी था ये। हम अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, अब पहला टॉपिक है हमारा, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे क्योंकि आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट स्टिल किसी को कुछ नहीं समझ आए तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें, माइक से बता दें। ठीक है, तो एपी में क्या होता है, कैसे सीक्वेंस लिखते हैं? ए जनरली हम जब स्मॉल ए लिखते हैं तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ये एपी जीपी एचपी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ और आपसे एपी जीपी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ रहा हूँ। होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे चलता है ए प्लस एन माइनस 1 एंड 2d। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड 2d। सबको पता ही है। ठीक है, जिसमें ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड n is the total number of terms। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, यहाँ पे t1 किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। t2 किसके बराबर होगा, t1 कहने का मतलब है टर्म 1। t2 किसके बराबर होगा, a प्लस डी के बराबर होगा। t3 किसके बराबर होगा, a प्लस 2d के बराबर। t4 a प्लस 3d के बराबर। इसी को देख के हम पैटर्न जज कर लेते हैं कि भाई जो हमारा tn होगा वो a प्लस एन माइनस 1d के बराबर होगा। ठीक है, वेयर n शुड बी अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, t2 माइनस टी1 से डिफाइन कर सकते हैं, t3 माइनस टी2 से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते tn माइनस tn माइनस 1 से डिफाइन कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जनरली हम लिख देते हैं tn माइनस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n 1 नहीं हो सकता इसमें क्योंकि t1 माइनस t0 तो यहाँ पे डिफाइन होता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, फिर यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि nth टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज इज लीनियर इन n, इज लीनियर इन n। ठीक है, तो एपी की जो nth टर्म होती है वो लीनियर इन n होती है, मतलब वो हमेशा अल्फा प्लस n बीटा वाले फॉर्मेट में आएगी, फिर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर हो गया? वो यहाँ से देख के समझ आ रहा है, n की डिग्री 1 है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। ये भी आप सबको आता ही होगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अच्छा अब इसमें कैसे करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी लिखते हैं हम a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। a is our first term, a plus d is second term, a plus 2d is third term, a plus 3d। ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ जाएगा a प्लस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ d, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, अब करते क्या है सम निकालने के लिए, क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी होती है ये, अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये 1 3 5 7 9, तो इन दोनों का सम कितना है 10, इन दोनों का भी सम कितना है 10। तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होता है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम होता है, एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, a प्लस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ d, a प्लस एन माइनस 3 टाइम्स ऑफ d,
ऐसे करते करते a प्लस डी प्लस ए। हम इन सबका जब सम निकालेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट का सम बन रहा है ना, फर्स्ट और लास्ट का सम कितना बन जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे इन दोनों का भी सम कितना बन रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों का भी सम कितना बन रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये n टाइम्स आ जाता है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बन जाता है n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उल्टी करके ऐड कर दी। कोई दिक्कत किसी को भी? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस सर। अब इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस वन डी हमारी लास्ट टर्म होती है, तो एस एन को आप लिख सकते हो n बाई टू इंटू ए प्लस एल। फिर a is first term and l is last term। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हमेशा हमारे पास अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n वाले फॉर्मेट में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 2a माइनस डी सम कांस्टेंट है, उसको 2a माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 को हमने बीटा मान लिया, प्लस n स्क्वायर डी बाई 2 को हमने n स्क्वायर डी बाई 2 होगा तो डी बाई 2 को अल्फा मान लिया। तो जो आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होगा वो अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n वाले फॉर्म में आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो क्लियर कर दो। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो ऑल फाइन लिख दो, जिसको दिक्कत आ रही है वो रीज्वाइन करे मीटिंग को। अरे अल्फा एन स्क्वायर और बीटा एन वाला बताना दोबारा। जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP होता है ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP जो होगा वो कैसा बनेगा, देखो उसमें कैसी टर्म आएगी, n स्क्वायर डी बाई टू प्लस ए एन ए माइनस टू ए माइनस डी आएगा ना, ये 2a माइनस डी बाई टू टाइम्स ऑफ n। तो इसको मैंने अल्फा लिख दिया, इसको मैंने बीटा लिख दिया, इसको बीटा लिख दिया, इसको अल्फा लिख दिया, तो अल्फा डी बाई टू को अल्फा लिख दिया, तो अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन वाले फॉर्मेट में आएगा। ये क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर ना, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज और बाकी सब चीजें बताता हूँ। अब आपको तीन चीज तो क्लियर हो गई, nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है ना, ये सब क्लियर हो गया। एक और रिलेशन होता है Tn का Sn माइनस Sn माइनस वन के बीच में, है ना। सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स जो होगा वो Tn के बराबर होगा, प्रोवाइडेड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और T1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है। ये भी पता होगा आप लोगों को। Sn माइनस Sn माइनस वन कहने का क्या मतलब है, S ऑफ n टर्म्स का मतलब हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टू an। Sn माइनस वन का हो गया a1 प्लस a2 सो ऑन टू an माइनस वन। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो an बचेगा, विच इज Tn आल्सो, nth टर्म। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि S0 कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये T2 से एप्लीकेबल होगा। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। Find the 16th term of an AP with, ऐसे लिखते हैं इसको ना, पहले AP लिख देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन बनाता हूँ। तो AP दी हुई है मेरे पास 9, 12,
15, 18 क्लियरली पता चल रहा है एपी है, ठीक है, टिल 100 टर्म्स। तो टोटल इसमें 100 टर्म्स हैं इस एपी में। तो कह रहा है फाइंड द 16th टर्म। Find the 16th term from the end. Find the formula for general term from beginning and end. जनरल टर्म फ्रॉम द एंड करने का मतलब है कि अगर मैं पूछता हूँ आरएच टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा या आरएच टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा, उसका फॉर्मूला निकालना direct निकालो, सॉल्व करो तीनों पार्ट। हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा फर्स्ट पार्ट देखो, 16th टर्म क्या होगी, 9 + 15 × d, 9 + 15 × 3 है ना, तो 45 + 9 किसके बराबर आएगा, 54, ठीक है। 16th टर्म फ्रॉम द एंड, अच्छा उसके लिए फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज बेसिकली nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ऐसे करके फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ठीक है। बिगनिंग से लिख लेंगे क्योंकि मैं बिगनिंग से आता ही लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, Tn-1 फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा, समझते हो। ऐसे थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, Tn-2 फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो टी rth फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, Tn-r+1th फ्रॉम द बिगनिंग। ये बात क्लियर हो गई। देखो जब 3 आ रहा है तो आ रहा है n-3+1, 2 आ रहा है तो n-2+1, rth आ रहा है तो Tn-r+1th, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ T16 फ्रॉम द एंड निकालो, ये बोला है ना बी पार्ट में, वो क्या हो जाएगा, T टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, 100 टर्म्स है, तो 100 - 16 + 1 फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा T85 फ्रॉम द बिगनिंग, विच इज a first term is 9 + 84 × 3, 9 + 3 4 12, 252, तो ये 261 आ जाएगा, सही है। 261 आ रहा है कुछ बच्चों का आंसर। और सी पार्ट में क्या बोला हुआ है, जनरल टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो जनरल टर्म फ्रॉम द बिगनिंग तो हो जाएगा a + r - 1 × 3,
फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, ए इज 9, तो 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3r+6। ये जनरल टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो गया, बिगनिंग है ना। TRH फ्रॉम द एंड की जनरल टर्म जब आप लिखोगे तो हो जाएगा T100 माइनस r+1h फ्रॉम द बिगनिंग, हो जाएगा T101 माइनस r फ्रॉम द बिगनिंग। इसका बन जाएगा 9+101 माइनस r-1 इंटू D3, तो 9+300 माइनस 3r, तो जाएगा 309 माइनस 3r। देखो भाई कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ। ठीक है, 309 माइनस 3r। कोई दिक्कत किसी को भी तो बताइए। सर ये जनरल टर्म कैसे निकाले? जनरल टर्म, हाँ जनरल टर्म का मतलब है RH टर्म निकालो ना। जनरल टर्म कहने का मतलब है कि RH टर्म निकालो, ऐसे करके RH टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालो। तो वो कैसे लिखते हो, NH टर्म जैसे लिखते हो A+n-1 इंटू डी, तो 3r-3+9 3r+6 हो गया। RH टर्म फ्रॉम द एंड भी मैंने आपको यहाँ पे लिख कर सिखाया कि जैसे फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, NH टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगी, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, n-1h टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें समझ आ गया कि RH टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है n-r+1h फ्रॉम द बिगनिंग। अब देखो जो ये C पार्ट का ये वाला पार्ट है ना, C पार्ट है, जो कौन सा वाला पार्ट था ये, हाँ C का जो सेकंड पार्ट है बिगनिंग और एंड। R का बिगनिंग से तो आपको फॉर्मूला पता ही है A+r-1 इंटू डी। एंड से क्या हो गया, अब TRH फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है n-r+1h फ्रॉम द बिगनिंग, ये वाला फॉर्मूला, तो 101 माइनस r हो गया। अब ये कैसे लिखते हो आप, RH टर्म फ्रॉम द बिगनिंग कैसे लिखते हो, A+r-1 इंटू डी लिखते हो ना, तो 9+101 माइनस r-1 इंटू डी, तो वो 300 माइनस 3r+9 हो गया, 309 माइनस 3r हो गया। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है बताइए। A+5D लिख देंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, जो आप बोल रहे हो लास्ट में, अभी नहीं समझ आया ये जो मैंने किया। ए का आंसर 54 है, बी का आंसर 261 है, सी के पहले पार्ट का आंसर 3r+6 है, इसके दूसरे पार्ट का आंसर 309 माइनस 3r है। आयुष शर्मा के सारे आंसर सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4, if A is positive and B is positive, log A B log AB square log AB cube so on to n terms is in AP. Prove that log A log AB log AB square is in AP and then find nth term. बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, देखो
एपी समझ आ गया कैसे हो रहा है ये? अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना, ये जो अंदर वाली टर्म है जीपी में चल रही है। देखो ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, तो ये जीपी में चल रहा है। जीपी के ऊपर अगर आप लॉग लोगे ना तो एपी बन जाता है। ये बन जाएगा लॉग ए, ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो वो प्रॉपर्टी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। लॉग ए प्लस 3 लॉग बी, है ना, ऐसे चल रहा है। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? लॉग बी। इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? लॉग बी। इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? लॉग बी। ठीक है, तो nth टर्म हम लिख देंगे लॉग ए, हमारी फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंसेस लॉग बी। इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपने 10th में किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 5, इफ ए बी सी डी ई आर इन ए पी, then value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e। हाँ, 0 इज द राइट आंसर। अब देखो, जैसे आपको पता है ए बी सी डी ई अगर ए पी में है, ठीक है, तो a प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 2c होगा। समझते हो ऐसा? अभी भी बता रहा था ना, फर्स्ट और लास्ट का सम सेकंड और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट के बराबर होता है। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, बी को आप मान लो ए प्लस अल्फा, सी को मान लो ए प्लस टू अल्फा, डी को मान लो ए प्लस थ्री अल्फा, ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं कि ए प्लस ई एक साथ कर लिया हमने, माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी एक साथ कर लिया, प्लस 6c। ए प्लस ई इज 2c, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2c प्लस 6c। तो 8c माइनस 8c कितना हो जाएगा? 0। 0 इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6, गिवन टू एपीज 2, 5, 8, 11 सो ऑन टू T60। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इस AP1 में 60 टर्म्स है। एक दूसरी AP और दे रहा हूँ, 3, 5, 7, 9 so on to T50। ठीक है, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स चार कॉमन and also last common term in both APs। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास।
करो, ऐसे भी आपने किए होंगे क्वेश्चंस। देखो क्या करोगे आप इसमें, सबसे पहले तो कॉमन टर्म्स जो होती है ना एपी में वो एलसीएम से आ जाता है। कॉमन डिफरेंस देखो, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आपका 6 का कॉमन डिफरेंस बनेगा। जो 3 5 7 7 9 11 आ रहा है ना, मतलब 5 आ रहा है फिर 11 आ रहा है, 6 का गैप है ना, फिर नेक्स्ट 17 आएगा, आप पिक के चेक कर सकते हो, क्योंकि ऊपर 3 के गैप से चल रहा है, नीचे फिर 2 के गैप से चल रहा है ना। ओके तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर कॉमन, ये देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये पहले फाइंड आउट करते हैं कि T60 बड़ा है कि T50 बड़ा है पहले सीक्वेंस में। इसको AP1 बोल रहा हूँ मैं, इसको AP2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो AP1 जो है उसमें मेरा T60 आएगा 2 + 59 × 3, और AP2 जो है उसमें मेरा T50 आएगा 3 + 5 × 49। ये 179 बन रहा है, ठीक है। और ये कितना बन रहा है, ये तो ये 248 बन रहा है। तो अगर जो सर 2 × 49 आएगा। अच्छा सॉरी, इसमें कॉमन डिफरेंस 5 नहीं है, सॉरी सॉरी। इसमें एक में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3 है, और दूसरे में कॉमन डिफरेंस 2 है। ओके ठीक है, हाँ तो 2 × 49, हाँ तो ये बन रहा है 3 9 2 9 18 98 101। ओके तो 101 बन रहा है ना। हाँ सॉरी, तो हमारे पास जो कॉमन टर्म आ रही है 101 जो है वो, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर ये जो कॉमन टर्म आएगी वो 101 तक ही आ सकती है ना, क्योंकि इसकी जो लास्ट टर्म है वो 179 जा रही है, इसकी जो लास्ट टर्म है वो 101 जा रही है, तो कॉमन टर्म हमारी 101 तक आ सकती है। तो हम ऐसा कर लेंगे, अब ये हमारा सीक्वेंस ऐसा बन रहा है 5 11 17 23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसमें आप लिख सकते हो 5 + n-1, ये n जो है वो अलग n है, 6, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 101। समझ आ गया होगा आप लोग को। तो n-1 × 6 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 96, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 16 + 1 17, तो 101 17 की टर्म ही बन रही है इसकी, तो इसका मतलब हो गया
कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं विच इज कॉमन है 17, क्योंकि 17 इंटीजर आ रहा है, और लास्ट टर्म इसकी 101 होगी, तो 17 एंड 101 इज द आंसर। समझ आ गया? बेटा वो 117 मैंने आपने गलत निकाल लिया, इसमें हो सकता है आपने भी कुछ मिस्टेक कर दी हो, जैसे मैं पहले कर रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हम ऐसा कर रहे थे ना कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 2, 5, 8, 11 और 14 और 17, जैसे हम लास्ट टर्म को पीछे से, मतलब एपी जो होती है, अगर एक एपी की बात करें तो उसके लिए फर्स्ट टर्म ये भी हो जाती है और कॉमन डिफरेंस 3 भी हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 हो जाती है और कॉमन डिफरेंस 3। अगर आप बैक साइड से देखोगे तो उसकी फर्स्ट टर्म 17 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। तो बैक से देखने के लिए आप ऐसा भी है कि एपी को उल्टा कंसिडर कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, उसमें करने में भी कोई गलती नहीं है, जिससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन टर्म वाला तो कर लोगे आप। कॉमन टर्म का क्लियर हो गया ना कि हमने दोनों में से देखा कि कौन सी छोटी टर्म है, फिर वहां तक ही कॉमन जाएगा, उसके बाद तो कॉमन जाएगा नहीं, तो उससे कंपेयर करके हमने एपी का फॉर्मूले में लगा दिया और वहां से नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन टर्म दोनों निकल गई। अब मान लो ये n ऐसा आ जाता इज लेस देन इक्वल टू 17.3 या n लेस देन इक्वल टू 16.5, तो n फिर नेचुरल नंबर होता है, तो उससे फिर n 60 निकल कर आता है, फिर उसको यूज करके आप कॉमन टर्म निकालते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 7। if pth, qth, rth term of an EP are, ये NCERT का क्वेश्चन है, ABC respectively, then find value of A into Q minus R, B into R minus P, C into P minus Q, A minus B into R, B minus C into P, C minus A into Q. आया आंसर किसी का? ओके, और देखो भाई,
हाँ दोनों का 0 आएगा। देखो लिख लेते हैं इसको, pth टर्म ऑफ AP तो मान लेते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल ए मान लिया तो स्मॉल ए के बराबर है, a प्लस q माइनस 1 qth टर्म है ना, तो ये स्मॉल p माइनस 1 लेते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस d मान लिया, वो q आ रहा है, b आ रहा है सॉरी, 0 टू b, a प्लस r माइनस 1 इंटू कैपिटल D ये हमारे पास c के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये गिवन है। अब देखो फर्स्ट टर्म में आपको q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू वाली टर्म चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, p माइनस क्यू टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू a माइनस b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो q माइनस आर टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू b माइनस c, ठीक है। q माइनस आर हो गया, p माइनस क्यू हो गया, अब r माइनस पी चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस पी टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू c माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट टर्म है मेरी ए पार्ट में, वो क्या कह रहा है, ए को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये टर्म मेरी किसके बराबर आएगी, ए इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा मेरे पास ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई डी प्लस बी इंटू आर माइनस पी, तो बी सी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई डी प्लस सी ए माइनस सी बी डिवाइडेड बाई डी। तो क्या होगा, ए सी और ए सी आपस में कट गया, डी का एलसीएम आ गया, ए बी कट गया, बी सी कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। पहले पार्ट का आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें इधर से आप यूज कर लो, a माइनस बी इंटू आर करोगे तो कितना आएगा, p माइनस क्यू, डी आर कॉमन आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी आर प्लस b माइनस सी में भी डी आर कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी इंटू पी है ना, अच्छा सॉरी डी आर नहीं आएगा यहाँ से कॉमन, बस d कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, d कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी की जगह p माइनस क्यू आ जाएगा ना, तो पी आर माइनस क्यू आर प्लस b माइनस सी की जगह पे आप ये पुट करोगे तो d बाहर चला जाएगा, क्या बच जाएगा, पी क्यू माइनस आर पी प्लस सी माइनस की जगह ये पुट करोगे तो d बाहर चला जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू पी। देखो आप पी आर और पी आर कट गया, पी क्यू कट गया, क्यू आर कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आई बात समझ में, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आसान था ये भी, ठीक है। तो हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ एपी की ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, कुछ कुछ तो हमने अभी यूज भी कर ली, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है a1 a2 a3 सो ऑन टू an, अगर AP में है, इफ दिस इज इन AP, a1 a2 a3 सो ऑन टू an, अगर ये AP में है तो a1 प्लस k, a2 प्लस k, a3 प्लस k सो ऑन टू an प्लस k, ये भी क्या होगा, AP में होगा। मतलब कोई एक सीक्वेंस AP में है, उसमें अगर आप कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो क्या रहेगा, AP में ही रहेगा, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। वैसे k कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वैसे k बिलोंग्स टू रियल और कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, मतलब k रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी होगा तो वो AP में ही रहेगा, क्योंकि आप क्या करोगे ना, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो k तो कट ही जाएगा, कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी AP वाले सीक्वेंस में किसी भी नंबर को आप ऐड करो, एक ही नंबर को अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो AP में ही रहेगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो KA1 KA2 KA3 सो ऑन टू KAN, ये भी किस में रहेगा आपके पास, AP में ही रहेगा, KA1 KA2 KA3 सो ऑन टू KAN। बात समझ आ गई। तो A1 प्लस K1 A2 प्लस K A1 प्लस K A2 प्लस K A3 प्लस K सो ऑन टू AN प्लस K भी AP में रहेगा, ऐसे ही A1 माइनस K भी आप बोल सकते हो, A2 माइनस K A3 माइनस K AN माइनस K वो भी AP में रहेगा, किसी K से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो AP में ही रहेगा, ठीक है। 0 0 0 भी AP में ही है, ये भी AP में माना जाता है, 1 1 1 1 ये भी AP में माना जाता है, इन सबके कॉमन डिफरेंस कितने हो जाते हैं, 0, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट है कि दो AP को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वो भी AP में ही रहता है,
ये an एक AP में है, AP1 बोल देते हैं इसको, B1 B2 B3 सो ऑन टू Bn, इसको हम AP2 बोल देते हैं। ठीक है, तो दो नंबर को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या बनेगा, AP ही बनेगा। या ऐसा भी कर सकते हो, इसको K से मल्टीप्लाई किया तो तब भी AP रहेगा, तब भी ऐड करोगे तब भी वो AP में ही रहेगा। तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, सेम ही चीज़ करनी है, ऐसे नहीं कुछ में ऐड कर दिया कुछ में सब्ट्रैक्ट कर दिया। A4 प्लस B4 सो ऑन टू AN प्लस BN, ये एक नई AP बन जाएगी। कॉमन डिफरेंस आप निकाल ही सकते हो, मान लो इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, इसका कॉमन डिफरेंस D2 है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉमन डिफरेंस D1 प्लस D2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 A3 माइनस B3 सो ऑन टू AN माइनस BN भी हमारे पास एक AP बन जाएगी। ठीक है, समझ आता है सबको ये? ठीक है, थर्ड पॉइंट, तो मान लो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे सो ऑन टू A100 तक मेरे पास एक AP है। ठीक है, अगर इसकी इक्विडिस्टेंट टर्म्स आप उठा के एक सीक्वेंस बनाते हो वो भी AP रहेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने उससे उठा लिया A1 A3 A5 A7 सो ऑन टू A99, अब इसमें मैंने क्या किया, ऑर्डर नंबर उठा लिया तो AP तो बनेगा। क्यों, क्योंकि ये A1 प्लस 2D के बराबर हो जाएगा। तो अब कॉमन डिफरेंस आपका इधर, अगर कॉमन डिफरेंस D था तो इधर कॉमन डिफरेंस कितना आने लग जाएगा, 2D के बराबर आने लग जाएगा। तो ये भी क्या होगी, AP होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स या इक्वल गैप्स पे अगर आप टर्म्स उठाओगे तो वो AP में ही रहेंगी। ठीक है, कॉमन सेंस है ये तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है वही जो फर्स्ट और लास्ट का सम जो मैंने आपको बताया था, A1 A2 A3 A4 A5 A6 सो ऑन टू मान लो AN तक है हमारे पास। तो हम ये बोल सकते हैं A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1। देखो जब 2 आ रहे थे यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है, इन दोनों के सफिक्सेस का सम n प्लस 1 बन रहा है, A3 प्लस AN माइनस 2। ऐसे करते करते अब बीच में कोई RH टर्म लिखोगे, यहाँ पे n माइनस R प्लस 1h टर्म लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट RH टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड RH टर्म फ्रॉम द एंड का सम फर्स्ट और लास्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आई जो मैंने अभी तक बताई है, चार स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट होता है कि अगर आपको तीन टर्म्स AP में लेनी है तो कैसे लोगे, A माइनस डी A प्लस डी, ऐसी ये तीन टर्म्स हम क्यों लेते हैं, ताकि जो हम जब क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो उसमें कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाए, बस इसीलिए ऐसी ये तीन टर्म्स लेते हैं। उससे क्या होता है ना, जब आप सम लोगे तो वो उसका D हट जाएगा, कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये होगी हमारी थ्री टर्म्स इन AP। अगर मान लो मैं बोलता हूँ 5 टर्म्स AP में लो तो वो हम ले लेते हैं, 4 टर्म्स अगर मैं बोलता हूँ तो हमें लेनी पड़ेगी A माइनस 2D A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D। इसमें कॉमन डिफरेंस 2D लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो A माइनस 3D से स्टार्ट करके तो ये हमारी 4 टर्म्स इन AP आ गई। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना पड़ेगा। हो सकता है आप A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D लेके क्वेश्चन आसान हो जाए, वो तो आपको जब क्वेश्चंस करोगे तभी समझ आएगा। तो अब 5 टर्म्स अगर लेनी है A माइनस डी A माइनस 2D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 2D, 5 टर्म्स इन AP। ठीक है, समझ आया? ठीक है, बाकी चलो और कुछ भी है प्रॉपर्टीज छोटी छोटी हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। अब ऐसा ध्यान रखना जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ प्रूव करने के लिए कुछ भी टर्म ऐड करने पड़ जाए, मल्टीप्लाई करने पड़ जाए, तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको और आइडिया लगेगा। प्रॉब्लम 8 देखो अब, b प्लस सी माइनस ए बाई ए कॉमा C plus A minus B by B, A plus B minus C by C,
इज एन एपी। अब उसने बोल दिया ये एपी में है, देन ए बी सी आर इन। तो ये ए बी सी जो होंगे या तो एपी में आएंगे या जीपी में आएंगे या एचपी में आएंगे या नन ऑफ दीज होंगे। आपको बताना है क्या होगा, करो भाई, करके बताओ मुझे क्या। अगर पहली वाली लाइन जो 3 टर्म दिए हैं वो एपी में है तो एबीसी किस में होंगे? ओके, कैसे किया हिमांशु, क्या किया आपने? सर हमने इनको पहले a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट कर लिया। कैसे ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनाया? करके इसे प्लस साइन तरीका से प्लस और किसी का आ रहा है एचपी आंसर? देखो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों टर्म ए बी में है, बी प्लस सी माइनस ए बाई ए है ना, बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस टू, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस टू एंड ए प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस टू। ये भी एपी में होगा, क्योंकि किसी भी एपी में अगर आप कुछ नंबर ऐड करते हो तो वो एपी में रहता है। तो मैंने क्या किया, इस टर्म में, तीनों टर्म में 2 ऐड कर दिया, एपी में रहेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, ये भी किस में रहेगा हमारा, एपी में रहेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड करने पे भी एपी में रहता है, 1/a 1/b 1/c, ये भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। तो ए बी सी किस में हो जाएंगे, एचपी में। आई बात दिमाग में? किस किस को ये समझ आ गया जो मैंने बताया? दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बट वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, उसमें फर्स्ट और लास्ट का सम। ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो हम ये भी बोलते हैं ना, ए बी सी अगर एपी में है तो एक स्टेटमेंट ये भी बोलते हैं 2b = a + c, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा हो सकता है लेंथी पड़े। तो अभी जो मैंने बताया कि आप कुछ टर्म्स, अब आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें बिठाना पड़ेगा कि भाई किसको ऐड करूं जिससे वो सीक्वेंस बन जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी और 1-2 क्वेश्चन और इसके ऐसे कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, then a plus 1/bc b plus 1/ac c plus 1/ab।
आर एन। तो अगर एबीसी है तो इसके बारे में बताना है आपको। एपी ठीक है। एबीसी अगर एपी में है, देखो अगर एबीसी हमारा एपी में है, ठीक है, तो इसको एबीसी से डिवाइड कर दो। तो ए बाई ए बी सी, बी बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी, ये भी किस में रहेगा? ए पी में रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि भाई 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी, ये भी किस में रहेगा? ए पी में। इन दोनों को ऐड कर दो, दो ए पी को ऐड करके ए पी मिलता है। 1 ए अपॉन 1 प्लस बी सी, बी अपॉन 1 प्लस ए सी, सी प्लस बी प्लस 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई ए बी, ये किस में रहेगा? ए पी में ही रहेगा। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। ए बी सी ए पी में था, 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी भी ए पी में था, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही बनाना है वो, मतलब उस तरीके से एपी की प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा हो सकता है लेंदी पड़े आपको। तो इससे सोचने की कोशिश करो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी इज इन एपी, देन ए बी सी आर एन, एपी जीपी एचपी।
आ रहा है किसी का आंसर? देखो कैसे करो, ये एपी में है, ए स्केयर बी प्लस ए स्केयर सी प्लस ए बी सी और ऐड कर दो इसमें, बी स्केयर सी प्लस बी स्केयर ए प्लस, तीनों में ए बी सी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, सी स्केयर ए प्लस सी स्केयर बी प्लस ए बी सी। तो ए बी सी ऐड करने से वो किस में रहेगा, एपी में रहेगा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। सी कॉमन आ रहा है, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों में कॉमन आ गया, ये ए पी में था, तो उसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो उससे ए बी सी किस में आ जाएगा, ए पी में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि भाई किस टर्म को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ या मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, जिससे वो बीपी में रहेगा और जो रिक्वायर्ड टर्म है वो बन जाएगा, है ना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ओएचपी में आ जाना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, पहली दूसरी प्रॉपर्टी, उसी का एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, ये भी आपके टेस्ट में आएगा सेकंड सीरीज, ठीक है। तो इसके असाइनमेंट वगैरह में भी अपलोड कर दूंगा, फॉर द टाइम बीइंग आप इसके क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक खत्म करने के बाद डाउट कब लोग क्वाड्रेटिक के? क्वाड्रेटिक के डाउट्स वेडनेसडे को लेंगे बेटा, तब तक थोड़ा सीक्वेंस सीरीज कवर अप कर लें, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल के मैं पहले डाउट्स लूंगा, फिर उसके बाद असाइनमेंट के लूंगा, तो इसलिए पहले मॉड्यूल फिनिश अप कर लो सब लोग, क्योंकि टेस्ट में भी आ रहा है वो, ठीक है। तो मॉड्यूल सब लोग कर लें वेडनेसडे थर्सडे तक, फिर उसके डाउट्स भी ले लेंगे, और तब तक सीक्वेंस सीरीज के भी कल का भी दिन एक बार लेक्चर हो जाएगा ना, तो एपी और जीपी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस बार जो आपका टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, सैटरडे को ऑनलाइन ही टेस्ट होगा आपका। हो सकता है स्कूल मंडे को खुलें, या सैटरडे को हो सकता है पीटीएम वगैरह हो, अभी उस पर डिस्कशन वगैरह होगा मैनेजमेंट से, फिर आपको बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर स्कूल खुल रहे होंगे तो मंडे को खुलेंगे, तो जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा आपका, ठीक है। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करो सब लोग।